नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीत ब्लॉग्स एंड स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है माया नगरी के अधूरे ख्वाब। जाने माने सपनों के शहर में रहने वाले लोग अमीर होते हैं, ऐसा हर कोई सोचता है और अमीर बनने के सपनों के साथ इस माया नगरी में कदम रखता है। इसी सपने के साथ इस कहानी का मेन किरदार मदन भी अपने परिवार के साथ माया नगरी आ जाता है। मदन के परिवार में उसके साथ उसकी धर्मपत्नी निशा और 2 बेटियां भी माया नगरी आ जाते हैं। मदन अपने साले छगन के पास वाली खोली में रहने का इंतजाम कर लेता है। खोली बड़ी तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन माया नगरी में सर छुपाने के हिसाब से काफी बड़ी थी। निशा भी अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे को सजाने में लग जाती है। बड़ी बेटी का नाम रानी और छोटी बिटिया का नाम सोनी मदन ने ही बड़े प्यार से रखा था। रानी की उम्र 19 साल और सोनी की उम्र 13 साल थी। बेटियां होने के साथ साथ बड़ी मेहनती भी थी। मदन नए शहर में काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। उस बीच निशा गांव से लाए कुछ अनाज से घर का राशन का काम चला रही थी और रानी और सोनी अपने लिए हाई स्कूल और कॉलेज की तलाश में लग गई। नए शहर की चोट अब मदन को लगने लगी थी। शहर में आए 15 दिन हो गए थे और काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सामने घर का किराया, बेटियों का स्कूल और कॉलेज में एडमिशन और भी काफ़ी समस्याएं आ रही थी। घर आकर बेटियों के चेहरे पर खुशी देखकर उसे और ज़्यादा दुख होता कि कहीं उनकी खुशी जल्द ही गम में न बदल जाए। निशा को भी अपने भाई छगन को परेशान करना ठीक नहीं लग रहा था। उतने में मदन की परेशानी देखकर मदन को पास के ही गैराज के मालिक ने अपनी पुरानी ऑटो चलाने को कहा, जिससे उसका घर का खर्च और गैरेज के मालिक को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा मालिक ने उससे कहा और मदन ने कुछ सोचे बिना ही ऑटो चलाने के लिए हाँ बोल दिया। फिर दूसरे दिन निशा और दोनों बेटियों ने पिताजी के ऑटो की पूजा की और पिताजी को मीठा खिलाकर पहले दिन के काम पे भेज दिया। ये नए शहर में मदन ने कमाना शुरू कर दिया दोस्तों, और उसी बीच बच्चियों का भी एडमिशन करवा दिया। बड़ी बेटी रानी ने मैट्रिक पास करके ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में एडमिशन लिया और छोटी बेटी ने 8वीं कक्षा में एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, बेटियां बड़ी होने लगी और मदन भी अच्छी तरीके से कमाने लगा। देखते देखते 2 साल बीत गए माया नगरी के। अब रानी 21 साल की हो गई थी और सोनी 15 साल की। रानी के फाइनल वर्ष के एग्जाम अब आने वाले थे और वो दिन रात मेहनत कर रही थी। मदन और निशा भी उसके शादी के सपने देखने लगे थे कि ग्रेजुएशन के बाद अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देंगे।
मार्च का महीना शुरू हुआ और रानी के पेपर्स शुरू हो गए। मदन हर रोज उसे अपनी ऑटो में एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ता और निशा उसे हर रोज दही खिलाकर एग्ज़ाम के लिए भेजती। मदन उसे किसी दिन एग्ज़ाम खत्म होने के बाद लेने जाता और किसी दिन समय ना मिलने की वजह से वो नहीं जा पाता, तो उस दिन रानी अकेली ही अपने सहेलियों के साथ घर आ जाती। अब 4 पेपर्स हो चुके थे, अब सिर्फ फाइनल 2 पेपर्स बाकी थे। रानी अपनी पूरी कोशिश करके अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहती थी। उसे आईएएस ऑफिसर बनकर अपनी परिवार की गरीबी को दूर करना था। अंतिम पेपर का दिन भी मदन उसे छोड़ने एग्ज़ाम सेंटर तक गया और उसे आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से निकल गया। उस दिन शाम के 5 बज गए थे, लेकिन रानी घर नहीं पहुंची थी। इस तरफ निशा परेशान हो गई थी। छोटी बेटी सोनी और निशा अब उसे ढूंढते हुए उसके सहेलियों के घर जाने लगे थे, लेकिन सबने यही कहा कि बच्चे हैं निशा, पेपर समाप्त होने की खुशी में कहीं घूम रहे होंगे। पर निशा को पता था उसकी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। वो हमेशा अपनी माँ से बिना पूछे कुछ नहीं करती। अब रात के 9 बज गए थे। मदन भी घर पहुंचा। मदन को आते हुए देख सोनी और निशा रोते हुए उससे लिपट गए। आसपास के लोग भी जमा हो गए और सब रानी को ढूंढने लगे। मदन एग्ज़ाम सेंटर गया और वहाँ भी लॉक लगा हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े वॉचमैन को पूछने पर पता चला कि सारे कॉलेज के क्लासरूम चेक करने के बाद ही बंद होता है कॉलेज। वो कल सुबह आकर पूछताछ करे। दूसरी तरफ सारी सहेलियां घर वापस आ चुकी थी। निशा और सोनी अब रो रो कर बेहोश हो चुकी थी। छगन और मदन और आसपास के सभी लोग यहाँ वहाँ सारी जगह रानी की खोज में लग गए। अंत में हार मानकर गैराज के मालिक ने मदन को कहा कि पुलिस की मदद ले ली जाए। मदन और आसपास के लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखाने चले गए। जैसे ही पुलिस स्टेशन में इतने सारे लोगों की भीड़ को एक साथ आते देखा, पुलिस हवलदार ने उन्हें पूछा क्या बात है। उतने में किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि इनकी बेटी रानी घर वापस नहीं लौटी है एग्ज़ाम से। इतना सुनते ही हवलदार मदन का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और हवलदार एक कॉलेज बैग जो कि काफ़ी बुरी हालत में फटा हुआ था और जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे, मदन की ओर लेकर आया। उसमें कुछ किताबें थी जिन्हें उसने खोल कर देखा, जिन पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में रानी लिखा हुआ था। मदन उस वक्त उन अक्षरों में अपनी बेटी रानी को ढूंढ रहा था। कुछ लोगों ने पूछा तो
पता चला कि आज दोपहर 4 बजे के करीब पास के रेलवे ट्रैक पर इस लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। इतना सुनते ही मदन बेहोश हो गया और उसे होश में लाया गया और लोगों ने रानी के मृत शरीर को पास के सरकारी अस्पताल से घर लाया। निशा और सोनी को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मदन का परिवार पूरी तरह टूट गया था। उसकी इस दुख की घड़ी में उनके आसपास में रहने वाले सारे लोग शामिल थे। कुछ समय बीतने के बाद मदन रानी के एग्ज़ाम सेंटर में गया और वहाँ की प्रिंसिपल से उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से बता दिया और उनसे विनती की उस दिन का कैमरा रिकॉर्डिंग अगर उसे देखने मिल जाए तो उसकी मरी बेटी को अंतिम बार देखने का मौका उसे मिलेगा, क्योंकि पुलिस ने इस केस को खुदकुशी का नाम देकर बंद कर दिया था। मदन उस दिन हो रही घटना को बारीकी से रिकॉर्डिंग में देखने लगा। उसने देखा कि पेपर शुरू हो चुके थे और रानी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और उतने में उसने देखा उसके पीछे बैठे लड़के ने जेब से एक नकल की कॉपी निकाली और नकल करने लगा। नकल की हुई कॉपी उसने धीरे से रानी की तरफ गिरा दिया और उसी बीच क्लासरूम इंस्पेक्शन में आए हुए इंस्पेक्टर ने रानी को नकल की कॉपी के साथ पकड़ लिया और उसे उस पेपर में फेल करने हेतु माइनस मार्क्स कर दिए। यह सब मदन देख रहा था और चिल्ला रहा था कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। और पीछे खड़ी प्रिंसिपल के आंखों में उस बाप की पुकार सुनकर आंसू आ गए और उस कॉलेज के हर कमरे तक उसकी आवाज़ जाने लगी जब कैमरे की रिकॉर्डिंग में रानी रोती हुई कॉलेज से बाहर जाने लगी। मदन चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज़ देने लगा, रानी बेटी मत जा, रानी बेटी मत जा। और उसे उतने में पीछे से एक आवाज़ आई, पापा मैं यही हूँ, मैं आपके साथ यही देख रही हूँ कि मैं गलत नहीं थी। पापा मैं गलत नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मनोरंजन वाली कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।